हाँ, हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा था कि हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि लिविंग के अंदर कौन वो सारी प्रॉपर्टीज है जो किसी नॉन लिविंग से आपको डिफरेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, इसके अंदर वो क्या खास चीज है, क्या खासियत है जो हमें मालूम चले कि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों अलग अलग चीज है। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 फैक्टर्स के बारे में इनिशियली टॉपिक लिखे थे। वो 5 फैक्टर क्या क्या था आपके पास? पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शन, तीसरा था मेटाबॉलिज्म, चौथा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल का एक प्रॉपर सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पांचवा था आपके पास कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों ने ग्रोथ को भी इनकार कर दिया था, रिप्रोडक्शन को भी इनकार कर दिया था, मेटाबॉलिज्म को एक्सेप्ट किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, हाँ कि ना? ये इसको इन दो को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और दो को रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन क्या था आपके पास कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पाए जाए, मतलब किसी लिविंग को डिफाइन करे और इसका कोई एक्सेप्शन ना हो, और इसका ये सारे के सारे यूनिवर्स के सारे ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल हो। वह भाई बताइए मैंने क्या बोला? ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल हो, इनका कोई एक्सेप्शन ना हो। जैसे आप देखिएगा तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है, क्या आपको पता है? हाँ सर, माउंटेन्स एंड। हाँ, माउंटेन्स वगैरह। अच्छा, आपने बुक्स वगैरह ले लिया क्या? हाँ सर। कोचिंग से बुक ले लिया और एनसीईआरटी वगैरह ले लिए हैं दोनों? हाँ हाँ, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और सबको पढ़ना है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग रिस्पायरेशन करते हैं ना, वैसे ही बगैर रिस्पायरेशन के आप एनर्जी को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मीन्स उसके बगैर आप जी नहीं सकते। वैसे ही आपको भी एनसीईआरटी के बगैर नहीं जीना है, ठीक है ना? खास करके एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है ताकि लाइन बाय लाइन कहने लगे कि हाँ मैं इन सब के माइंड में बसता हूँ, ठीक है ना? सो हम लोगों ने बात किया था रिप्रोडक्शन के बारे में और ग्रोथ के बारे में, कि ग्रोथ क्या होता है, ये नॉन लिविंग में होती है। सिंपली ग्रोथ का मतलब क्या कि नंबर, इनके इंडिविजुअल नंबर्स का बढ़ना और साथ में मास का भी बढ़ना। जब हम इन फैक्टर्स को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है, इसलिए हम लोगों ने उस फैक्टर को इनकार कर दिया, मतलब हम लोगों ने नहीं लिया। ये बात ठीक है कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब कि लिविंग में ग्रोथ होती है, ठीक है ना, जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात किया था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होती है? ये बात ठीक है, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन मैंने क्या बोला? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज जिनका कोई एक्सेप्शन ना हो। तो रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन होता है, आप बताएंगी वह भाभी? सर, इनफर्टाइल कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, गुड। और ऐसे फीमेल वर्कर भी, फीमेल हाँ, वर्कर भी, हाँ। वर्कर और भी हाँ। और क्या होता है? स्ट्रेल क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हिनी बोलते हैं ना, हिनी होता है। और क्या होता है? म्यूल्स होता है। ये सब भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन क्या वो जब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्या वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? रिप्रोड्यूस कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो क्या लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा? लिविंग। हाँ, लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके लिए इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने ये बात किया था कि ये सब के सब क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कॉल एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, हाँ कि ना? और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है। जैसे आप लोगों ने सेल में पढ़ लिया होगा, या फिर सेल में कोई जिनका नया है वो पढ़ने वाले होंगे, उसमें एक पार्ट होती है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर का जो एनवायरनमेंट होती है वो क्या होती है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक्वस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है मेन एरेना ऑफ लाइफ, मतलब मेन एरेना ऑफ लाइफ इन विच द सेल्यूलर एक्टिविटीज आर ऑकरिंग। क्या होता है?
सेल के सारे एक्टिविटी होते हैं, जैसे आप लोग अपने अपनी एक्टिविटी करते हो, खेलते हो, कूदते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी जो कुछ भी करते हो, आपकी अपने अलग एक्टिविटी है, आपका अपना अलग एनवायरनमेंट है। वैसे सेल के अंदर की कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ रिएक्शन होती है, जिनकी वजह से आपका सेल लाइव होता है, मीन्स जिंदा होता है। उस सेल के जिंदा होने की वजह से आपका टिश्यू जिंदा होता है। जब टिश्यू जिंदा होगा तो आप भी जिंदा ही होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा बोल सही है क्या? हाँ पार्वती बेटा, वैभवी आपको मुझे इजी से नाम बोलना, आपका नाम तो मुझे टफ लग रहा है। चलो कोई नहीं, बार बार बोलने से हो जाएगा। कोई आपका निकनेम और है क्या? नहीं सर। चलो हो जाएगा वैभवी। सो कहाँ थे हम लोग? मेटाबॉलिज्म से। तो सारा मेटाबॉलिज्म आपके पास दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा आपके पास? डी व्हाट वी कैन से ग्रोथ होंगी, मींस मसल्स का इंक्रीमेंट होगा, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट होगा, ये सारे काम होंगे। ठीक है, मतलब इससे ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। ठीक है ना? और एक क्या होता है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म याद रखने के लिए, कैट का मतलब काटना, तो मींस क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंपोनेंट को काटेगा। काटेगा मतलब जो कंपाउंड्स वगैरह होंगे उनका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, जिनकी वजह से रोजिन आप बार बार लेफ्ट हो ज्वाइन किया, आपको कोई इशू आ रहा है क्या? आरएस कैमरा ऑन कीजिए, आरएस कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। बेटा आप इतना लेट क्यों होते हो? सर सर बेटा टाइम पे रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। रोजिन आपका नेटवर्क इशू है क्या? यस सर। मोबाइल नेट चल रहा है आपका? मोबाइल नेट से पढ़ रहे हैं? नहीं सर, वाईफाई। वाईफाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि मेटाबॉलिज्म में क्या होती है? एनाबॉलिज्म होती है और कैटाबॉलिज्म होती है, हाँ कि ना? इन दोनों की वजह से प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। अगर पॉजिटिव ग्रोथ होगा तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, और क्या होगा? और क्या होगा? अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म का डी ग्रोथ मतलब नेगेटिव ग्रोथ होगा। ठीक है ना? फिर हम लोगों ने बात किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल है, एक प्रॉपर सेल होगा, आधा सेल एग्जिस्ट करता नहीं, 1/4 सेल एग्जिस्ट करता नहीं, और इन सेल के अंदर ही एक प्रॉपर कंपार्टमेंट है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। हम लोगों ने ये भी बात किया था, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। समझ में आ रहा है क्या? एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के नीचे उससे कम कोई चीज एग्जिस्ट अपने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूक्लियस छोटा हो सकता है, सेल ऑर्गेनेल छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या सेल के बगैर सेल ऑर्गेनेल्स रह सकता है? कोई मतलब नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वैभवी का टीथ वगैरह है, इनको बाहर निकाल के रख दो, वो कोई काम का नहीं। माउथ से टीथ को निकाल के बाहर रख दो, बॉडी से बाहर निकाल दो, फिर वो कोई काम का नहीं। उसका काम का जब है जब वो बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर जगह में वो सेट है, हाँ कि ना? ताकि हम प्रॉपरली मेस्टिकेट कर सके और वे भी अच्छे से खाना खा सके। ठीक है? हाँ आर्यस, हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो अब तक हम आप मुझे ये बताइए, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पिछले क्लास तक? जो मैंने अभी तक बताया वो सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया है कि हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया, आप मुझे बताइए। जल्दी बताइए। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन हाँ सा है? सर, मेटाबॉलिज्म और और रिप्रोडक्शन। ये मैंने बताया था आपको, हाँ सर। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा कौन सा होगा? कॉन्शियसनेस। सो आप लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कॉन्शियसनेस। हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लिया था क्या? हाँ सर। बेटा वह भाई जो आपका पीछे छूटा हुआ है उसका बैकअप नोट्स के थ्रू या लेक्चर के थ्रू आप ले लेना, ठीक है ना? पर ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सर मेरा छूटा हुआ है, मुझे बैकअप लेक्चर दे दीजिए, ठीक है ना? ठीक है बेटा?
सर फिर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ और फिर आप रिकॉर्डिंग्स भेजना। हाँ, रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो आप, लेकिन सेपरेट क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। वैसे हम लोगों ने हर क्लास में कोई कोई नया बच्चा आया और हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करें। हाँ पार्वती, किया है कि नहीं किया है? हाँ सर। हाँ, ताकि आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए और जो नया आया है उनका बैकअप भी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, आई थिंक हम लोग को कॉन्शियसनेस शुरू करना था ना। हाँ। कॉन्शियसनेस, कौन सा नेस? कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस होता है क्या, मुझे कौन बताएगा? कॉन्शियसनेस, एनीवन? कोई मेरे क्लास में ऐसा विद्वान स्टूडेंट है जो मुझे ये बताया कि सर कॉन्शियसनेस क्या होती है? बोलो। अपने एनवायरनमेंट या अपने सराउंडिंग के अवेयर होता है और गुड। चेंजेस से रिएक्ट करता है। हाँ, स्टिमुली, गुड। जैसे हाँ, आपने नाम सुना होगा ना, एक होता है ना, क्या तो होता है, अरे टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? टच मी नॉट प्लांट, छुए में। हाँ सर। क्या उसका नाम क्या होता है? मिमोसा। मिमोसा पेडुसा ना, मिमोसा पेडुसा। अरे यही तो होता है, ऐसा तो होता है सर। मिमोसा पेडुसा। उसका बायोलॉजिकल नेम ये होता है ना, उसको छूने से वो मुरझा जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसको बोलते हैं छुए में, मतलब छूने से मना करता है आपको कि मुझे मत छो, मैं मुरझा जाऊंगी, ठीक है ना। सो वो भी क्या है दिखाता है, अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक से वो रिस्पॉन्स शो करता है। हर एक, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जब ये बात आप स्टडी करने जाओगे, क्या ये सब में होता है, नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर हो तो उसके लिए क्या होगा, मान लो कोई ऐसा हार्श कंडीशन आपके लिए आ रहा है, तो आपके ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमंस जो ऐसे होते हैं, दीज आर द टॉप और वी कैन से क्लाइमेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। जो टॉप लेवल की जो कॉन्शियसनेस होती है, ये ह्यूमंस के पास ही होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है ना। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वैसे प्लांट है, प्लांट भी अपना अपना ख्याल रखता है। यह बात अलग है, जब आप उसको काटने के लिए जाओगे तो ये बात अलग है, वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन तकलीफ तो उसे भी होती है कि मुझे क्यों काट रहा है। हम इन एनवायरनमेंट को इतना क्लीन रखते हैं, इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, फिर हमें क्यों काट रहा है, ठीक है ना। सो हर एक, जब हम देखेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, छोटे छोटे प्लांट्स हो, छोटे छोटे बच्चे हो, जैसे पार्वती हो या वैभवी हो या आर्यस हो या निष्का हो या रोचिन हो, सब के सब रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो आपने गलत आंसर दिया, अब मैंने तराक से मारने का थप्पड़ उठाया, आप डरोगे ना, या कोशिश अगर आपका मैं टीचर ना हूं या कोई आपका फ्रेंड आपको मारने के लिए हाथ उठा रहा है, तो आप अपना हाथ रोकोगे, आगे ना। तो ये होता है एक रिस्पॉन्स, जो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका आई है ना, यहाँ पे आई लीड है, ये इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल, वो बोलते हैं नेचुरल कैमरा। आई इज द नेचुरल कैमरा, जिसके अंदर इनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, हाँ कि ना। दिस इज द ओनली कैमरा विच हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी और अनलिमिटेड इमेज को स्टोर कर सकता है, और ये अपने आप शट होता है और खुलता है, ठीक है ना। इसको आप अपने विल तक कुछ देर की तो रोक सकते हो, पर हमेशा के लिए इसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो जैसे आप, आपके पास कोई मान लो आप खुद ही आके अपने आँख के पास कोई ले जाए ना, देखना वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्या है, एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। वैसे ये माइक्रोब्स होता है, जैसे उसके अंदर हार्श कंडीशन होता है, चाहे तो वो वहीं रह करके अपने आप को सेफ रखता है, या फिर उसको वहां से वो मूव करता है। प्लांट है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वाटर का लॉस होगा, इन सब में वो रिस्पॉन्स शो करता है। मेरी बात समझ में आप लोगों को आ रही है क्या? हाँ सर। मालूम चला कि हर एक ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल क्यूज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ एक रिस्पॉन्स शो करता है, और इसी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसमें पॉइंट लिखिए आप लोग,
क्या पॉइंट लिखेगा? एबिलिटी, और पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, और एक बार नहीं इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लेना ताकि आप सर से भी आगे आगे बढ़ के बोलने लगो, अच्छा सर फला पेज में फला चीज लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, ठीक है ना। और डायग्राम भी अच्छे से आनी चाहिए आपको। एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, क्या बोला मैंने? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ability to what we can say surrounding the sense the surrounding environment and respond to environmental factors, हाँ कि ना? environmental stimuli, stimuli क्या है? वो जो हम एक रिएक्शन देते हैं, जो भी कुछ इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिमुलाई बोलते हैं, मतलब स्टिमुलस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हाँ कि ना? कॉल्ड कॉन्शियसनेस। आ रही है समझ में? आ रही है क्या? हाँ सर। ये जो आपका स्टिमुलाई है ना, ये फिजिकल भी हो सकता है। मान लो आपने मिमोसा पेडुसा को टच किया, वो रिस्पॉन्स हो गया और मुरझा गया, ठीक है ना। तो दिस इज ए फिजिकल मींस टच। इट में बी केमिकल और इट में बी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि मान लो कोई प्रेडेटर है और कोई प्रे है। अच्छा एक बात बताइए, वह भाभी प्रेडेटर को खाएगा ना? प्रेडेटर को खाएगा या प्रेडेटर प्रे को खाएगा? सर मैं भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा मेरे बोलने से आप कंफ्यूज हो गई? अच्छा रिकॉल कीजिए। आर्यस बताइए। हाँ सर। प्रेडेटर प्रे को खाएगा। गुड। अच्छा मुझे लगा था शायद प्रे खाएगा ना, चलो कोई नहीं, आप अच्छा वो आपने याद दिला दिया। सो प्रे क्या होता है? जो खुद जिसपे जुल्म होगा, और प्रेडेटर क्या होता है? जो जुल्म करेगा, मतलब वो खाएगा। अब जुल्म क्या है कि अब नेचर है, वो तो खाना तो पड़ेगा, बेचारा भूखा कब तक रहेगा, हाँ कि ना। उसको बनाया गया ही खाने के लिए, बनाया गया ही खाने के लिए। हाँ लिमिट में खाए, उसका एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है ना। सो दीज स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो जैसे ही कोई प्रेडेटर प्रे को कैप्चर करने के लिए आता है, दैट प्रे ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से सिचुएशन। ये भी उनके लिए क्या है? एक कॉन्शियसनेस है कि अपने आप का बचाव कर सकता है, हाँ कि ना। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप मारने जाओगे तो भाग जाएगा। हाँ प्लांट है, प्लांट को मारो ना मारो वो इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता, पर हाँ जब कुछ ज्यादा पिटाई, जब कुछ कर दोगे उसको, उसके बॉडी में केमिकल्स सेक्रेट होंगे, है कि ना। ये भी उनका लिए रिस्पॉन्स है। अब जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो पत्ते मुरझा जाते हैं, ताकि वाटर का लॉस कम हो जाए, वाटर का लॉस मिनिमाइज हो सके, हाँ कि ना। इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, मतलब कि वो रिस्पॉन्स शो करता है। इसलिए किसको बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस ऐसे फैक्टर है जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में रहता है, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर है क्या? इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि विच फैक्टर आर द मोस्ट complex, most technical features of all living organism? बताओ। कॉन्शियसनेस। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है आपको, जब आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे आपको सेकंड पैरा मिलेगा कि इट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विच इज द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्लियर है क्या? एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर है क्या? एंड दीज फैक्टर्स में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। क्लियर है क्या? जैसे हम लोग अपनी बात करें ना, ह्यूमंस वी हैव अच्छा एक बात बताइए, वी हैव लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन बताइए जल्दी। स्किन।
एनीवन? नो सर, स्किन। अभी सर स्किन ही होगा। स्किन ही होगा। अच्छा, और आर्यस आप बताइए। हाँ सर, स्किन ही है। हाँ, जैसे अपने पास स्किन है, टंग है, ईयर है, नोज है, व्हाट वी कैन से, अपने पास क्या है, एक टंग भी है, आई है, ऑल दीज आर सेंस ऑर्गन, जो कि हम लोग इन्वायरमेंट से लेकर के इन सब चीज को सेंस करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो लार्जेस्ट जो सेंस ऑर्गन क्या है, वो स्किन है, क्योंकि अपने पूरे बॉडी में हर जगह तक फैली हुई है, सर से लेकर के पैर के टो तक। बात समझ में आ रही है? तो इनके हमें इनमें क्या होता है, रिसेप्टर्स अवेलेबल होती है, सेंस रिसेप्टर्स, जो कि इनको सेंस करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर यहाँ से न्यूरॉन्स के थ्रू आगे ट्रांसफर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, फिर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, हम लोग पढ़ेंगे इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, फिर वहाँ पे वो एनालाइज होता है कि आखिर ये जो रिस्पॉन्स है किस टाइप का और क्या है, चाहे तो पहला ये न्यू रिस्पॉन्स होगा या पुराना रिस्पॉन्स होगा। तो बेस्ड ऑन मेमोरी इनको एनालाइज किया जाएगा और बताया जाएगा हाँ कोई आपके लिए हार्मफुल चीज है, आप कृपया अपना हाथ या पैर जो भी आप जहां पर है उसको आप रिमूव करें। क्लियर है क्या? मान लो कहीं पर आपका क्या है, कहीं 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 पे छोटा सा नेगेट वायर है, इतना भी वायर नहीं कहीं आपको हमेशा के लिए चिपका ले वो, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इतना नेगेट है कि आपको सिर्फ इफेक्ट पड़ेगी, हाँ करंट है। मान लो पहले उसमें लाइट नहीं, मतलब कि करंट नहीं था, तो आपको नॉर्मल टच किए हुए थे, तो जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया तो आपको झटका लगेगा ना, तो झटका लगेगा तो आप हाथ तो नहीं रखेंगे वहां पर, वह भाई हाथ रख सकती है, बाकी सब लोग हाथ हटा लेंगे। सही बोला मैंने क्या? हाँ भाई बोलो बेटा, वह भाई आप हाथ रख लोगे ना? नहीं सर। तो इसका मतलब आप लोग के रिस्पॉन्स शो करोगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या? हाँ सर। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? सो दीज आर द फैक्टर्स एज वी नो ऑल ऑर्गेनिज्म। अच्छा जैसे प्लांट है ना, तो प्लांट रिस्पॉन्ड, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए इसमें, एंड दीज सेंस में भी, और वी कैन से स्टिमुलाई में भी, हाँ स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बताइए बायोलॉजिकल। बात समझ में आ रही है क्या? एंड सेंस्ड बाय सेंस ऑर्गन, हाँ कि ना? हाँ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। क्या आती है? बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनिमल्स है, एनिमल्स तो अब एनिमल्स में मूवमेंट होती है पर प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, ठीक है ना। सो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करेगा, दे दे ऑल्सो सेंस द एनवायरमेंट, हाँ कि ना, वो भी तो लिविंग है ना, वो भी तो लिविंग है। खिड़की खोल दीजिएगा, खिड़की खिड़की खोल दीजिए। प्लांट्स, अरे खिड़की खोलने कह रहा हूँ।
plants also sense and respond to external factors like जैसे लाइट होती है ना, लाइट ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। आप लोग कहाँ पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। तो जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी ना तो पत्ते मुरझा जाएंगे, ताकि उनको क्लोरोफिल को वो क्या कर सके, बचा सके। ठीक है ना, जैसे लाइट हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया, बोलो ना, वाटर हो गया। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अदर ऑर्गेनिज्म हो गया। ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको कहाँ नीचे लिख दूं क्या, अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, पॉल्यूटेंट से भी ये इनको इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? पॉल्यूटेंट्स क्या होती है? हाँ जी, पॉल्यूटेंट्स क्या होती है बताइए। सर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स और हाँ, जो एजेंट्स है ना जो पॉल्यूशन कोज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। हाँ कि ना? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सो एक पॉइंट हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। पता है मैं ये सब अलग अलग टर्म्स क्यों बोल रहा हूँ, ताकि कोई मालूम हो कि ये वो फैक्टर्स हैं जो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म पे लागू होती है। These rules are applicable to each and all every organism which are existing in the universe। ठीक है, चाहे आप उनको जानते हो या ना जानते हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म में डेफिनेशन लागू होगा, ये पॉइंट्स लागू होंगे, इसलिए मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। इतना आप लोगों ने लिख लिया गया? हाँ सर। हाँ सर। आरएस आपने लिखा था क्या? नहीं सर। हाँ नहीं लिखा था? लिखा था कि नहीं? हाँ सर, मैं लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ या लिख लिया? मैं से लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो। चाहे प्रोकैरियोट्स हो या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, सबके अंदर क्या होगा कि वो अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, एनसीईआरटी ने इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए टर्म यूज किया है इन्वायरमेंटल क्यूज। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल क्यूज, CUES। क्यूज का मतलब क्या होता है, समस्या, प्रॉब्लम। जैसे कभी आपका मार्क्स कम आया है तो टीचर आपसे क्या पूछेगा, आपका क्यूज क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। बात समझ में आ रही है? लिख लिया क्या आरएस? और आरएस बेटा जो आपने नोट्स लिखा है, आप मेरे को सब बच्चे मुझे नोट्स शेयर करेंगे, ठीक है ना, अपना पीडीएफ बना करके। ओके सर। सब बच्चे पीडीएफ बना कर अपना नोट शेयर करेंगे, और आप लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आफ्टर 21 डेज आप लोग का लास्ट टेस्ट कब हुआ था? संडे को। बैक टू पिछले से पिछले संडे ना? सर ये जी संडे सर। को हुआ था। संडे सर। ये वाला संडे मतलब आज कितना तारीख है, 17 है ना, 4 दिन पहले 13 को। 13 को। हाँ, तो नेक्स्ट टेस्ट जो कब होगा वो, इट इज अप्रोक्स, वो आई थिंक जून में, मई में होगा ना, सॉरी जुलाई में होगा ना आपका। हाँ सर। 21 डेज के बाद। तो उन टेस्ट में सबको पार्टिसिपेट करना है। कोई ये मत कहना वह भाभी आपको भी पार्टिसिपेट करना है, बाद में ये मत कहना सर मैंने पढ़ा नहीं है मैं टेस्ट नहीं दूंगा। टेस्ट देने से फायदा होता है। सर पर उसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस आपका जो करंट टॉपिक चल रहा है वही आएगा। वैसे आप लोगों का भी सिलेबस ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, जो करंट चल रहा है ना अभी, करंट टॉपिक तीनों क्या, चारों में, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वही आएंगे। ठीक है ना?
ओके सर। जैसे आप लोग कुछ सारे टेस्ट दे दोगे तब पूरा का पूरा बैक पोर्शन आएगा। मतलब आप लोग को नीट की तैयारी यहीं पे कर लेनी है, बस नीट में जाके आप एक फॉर्मेलिटी निभाना है एग्जाम का, ठीक है ना। हाँ, सो ऑल ऑर्गेनिज्म, मेरी बात समझ में आपको आ रही है क्या? सो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू, प्रोकैरियोट्स क्या होता है आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता होगा, वो भी मेरे से ज्यादा ना, क्योंकि आप लोग अभी भी जस्ट अभी इनको पढ़ के आए हो, ठीक है ना। सो फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, सबके अंदर क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है, शोज कॉन्शियसनेस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इन्वायरमेंटल, लास्ट में एल है, ठीक है ना। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कहीं आप लोग भूल ना जाओ इसको। इन्वायरमेंटल ह्यूज, इन्वायरमेंटल प्रोविलम, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। मेरी बात क्लियर है क्या आपको? जैसे कि कुछ कहता है कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं, कुछ सीजनल एनिमल्स होते हैं, मतलब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। क्लियर है क्या? कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। क्लियर है क्या? तो कुछ कॉन्शियसनेस ऐसी होती है जैसे प्लांट की फ्लावरिंग एक पार्टिकुलर फोटो पीरियड में कुछ लाइट के प्रेजेंस में ही होती है, अगर लाइट नहीं होगी तो फ्लावरिंग वो नहीं कर सकता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट के प्रेजेंस में ही फ्लावरिंग करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। हाँ कि ना? क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। ये आपको टर्म आपको दोबारा मिलेगा कहाँ पर? प्लांट फिजियोलॉजी में, और ये मिलेगा आपको पीजीडी में मिलेगा। पीजीडी का मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक आपका 5वां चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। अगर देखा जाए 15वां 15th चैप्टर में आपको पीजीडी मिलेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है पीजीआर या पीजीडी, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जहां पर आप लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे और प्लांट कैसे ग्रो करता है, क्या उनका तरीका होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करता है, ये सारा आप लोग वहां पढ़ोगे। तो वहां पर आपको मिलेगा फोटो पीरियोडिज्म मिलेगा, ठीक है ना, कि लाइट के प्रेजेंस में फ्लावरिंग होती है, ठीक है ना। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि ब्रीडिंग करते हैं पार्टिकुलर सीजन में, उसको बोलना क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, व्हाटएवर द ऑर्गेनिज्म, जो भी उनके लिए कंडीशन होगी वो उसको कॉप अप करना चाहेगा, उससे निकलना चाहेगा, उस परेशानी से निकलना चाहेगा, और इसी निकलने के प्रोसेस को, इसी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या मैं सब पॉइंट लिखा हूं आपको या फिर चलेगा? चलेगा। चलेगा सर। या फिर आप लोग इसमें एग्जाम्पल बना के लिख लो, एग्जाम्पल्स में ये पॉइंट लिख लो। जैसे क्या है? फोटो पीरियोडिज्म है, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, मतलब फ्लावरिंग, प्लांट्स परफॉर्म्स फ्लावरिंग इन अ पार्टिकुलर सीजन, प्लांट्स performing flowering at particular season, ठीक है, या in particular season। आप लोग सब लोगों ने अपना पैकेज वगैरह ले लिया क्या? हाँ सर। पार्वती, रोचिन, हाँ सर। निष्का, आर्यन, क्या सर? मॉड्यूल ले लिया? मॉड्यूल हाँ सर। अच्छा लगा मॉड्यूल? अच्छा बाहर देख के लगा या अंदर पढ़ना शुरू? ये नहीं पढ़ा ना अंदर। हाँ, जूलॉजी बोर्ड ने दोनों मिला था ना, तो हाँ आप सर। लोगों को इसका डीपी भी मिलेगा। जैसे आपको फिजिक्स का भी नहीं मिला है ना, तो आप लोगों को तीनों का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर।
मतलब जिस मिला है सर, सर वो फिजिक्स और मिला है। केमिस्ट्री का मिला है, बायो का नहीं है। हाँ तो जिन शायद कुछ ही पीस अवेलेबल था तो कुछ को मिला है, तो वैसे कुछ दिन बाद ये आ जाएंगे। तो जैसे आपका डीपीपी आएगा, पूरा डीपीपी पूरा मतलब समझ लो घोल के, जैसे आप लोग शरबत बना के पीते हैं ना, शरबत हो या सत्तू हो या बेल का शरबत या जो भी चीज़ आप लोग जूस बना के पीते हैं, वैसे ही इसको बना के आपको घोल बना के पी जाना है। मतलब इनको मिक्सी में मिक्स नहीं करना है, मतलब पूरा ज्ञान को ले लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फोटो पीरियड। अच्छा आप लोग भी बहुत समझदार हो यार, यहाँ पे मैंने टी लिखा है ना, आप लोगों ने कुछ बोला भी नहीं, तो इट इज फोटो पीरियोडिज्म। तो जहाँ पे कुछ गलत हो तो था ध्यान दो कि सर ये स्पेलिंग यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पार्टिकुलर सीजन इस तरीके से आपको ये मिलेगा, ठीक है। कुछ होते हैं आपके पास क्या, जैसे कुछ सीजनल ब्रीड होते हैं, क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। मतलब क्या होगा कि एनिमल्स परफॉर्मिंग, इसमें ह्यूमंस नहीं होता है, ह्यूमंस का कोई सीजन नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या, एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग मीन्स वो अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स परफॉर्मिंग ब्रीडिंग इन अ पार्टिकुलर सीजन लाइक विंटर सीजन, ठीक है। कोई पार्टिकुलर मंथ, एक खास या फिर नवंबर दिसंबर या कोई खास मंथ होती है, या फरवरी मार्च, ऐसे कुछ विंटर में इनके सीजन आते हैं, ठीक है ना। सो एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग इन पार्टिकुलर सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे डॉग डॉग वगैरह है। बात समझ में आ रही है क्या आपको। हाँ जैसे हम लोग इतना हम लोग बात कर लिया। अगर जैसे हम लोग और थोड़ा बात करें ह्यूमंस के बारे में, तो ह्यूमंस क्या होता है कि जो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है ये ह्यूमंस के पास पाई जाती है। क्लियर है क्या। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के कंसर्न की बात करें, इट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन, इसमें पाई जाती है। अच्छा बाहर की सराउंडिंग की आपको आवाज तो नहीं आ रही है ना। यस सर। आ रही बारिश की आवाज। नहीं मेरी आवाज तो आ रही है, लेकिन सराउंडिंग की तो आवाज नहीं आ रही ना। नहीं सर। नहीं नहीं। ऐसा ना कि आवाज को बाहर से कुछ आ रही है और आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही हो। सो जो भी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो टॉप क्लास लेवल की जो कॉन्शियसनेस होती है, अब देखो ना ह्यूमन हर तरीके से बचने की कोशिश करता है, चाहे वो कैसा भी हो। यहाँ इवन के किसी को बारिश से शौक नहीं है तो बारिश से बचने की कोशिश करता है। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब धूप हो रही है तो छाता लेके चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग छाता लेके चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं। लेकिन क्या जो डॉग वगैरह है, डोंकी वगैरह है, क्या एक छाता लेके चल सकता है। आपको गर्मी लगती है, आप एसी में रहते हो, क्या काव वगैरह बफेलो वगैरह एसी बना अपना एफर्ट कर सकता है क्या, या फिर सब लोग तो एसी एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके कुछ कंफर्ट जोन वाली चीज होती है, ये किस में आता है, हाई लेवल टॉप क्लास हाई लेवल कॉन्शियसनेस में होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। क्लियर है क्या। जिनके पास वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होती है जो कि ऑर्गेनिज्म इसको हैंडल करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग कभी कभी इंग्लिश पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं, मतलब हिंदी बोलते ही नहीं, मतलब हिंदी से आप लोगों का कोई लेन देन ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह को बोलते हैं सुप्रीम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे आप हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, बोलने के जो वे ऑफ पैटर्न है वो बहुत एक आप लोगों के पास ह्यूमंस के पास पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। अगर देखा जाए, एक अनसाइड ने बात पूछा है, क्या जो पेशेंट कोमा में है, मान लो आप लोग सबके सब डॉक्टर बन गए, आप लोग अपने अपने मनचाही कॉलेज में पहुंच गए, और मनचाही कॉलेज मिलने के लिए आपको वो वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोग कॉलेज में पहुंच गए, आप लोगों को एक पेशेंट मिला, क्या मिला, पेशेंट मिला। मान लो क्या है वो कोमा में है, और आप लोगों ने क्या किया, उसको वेंटिलेटर में डाल रखा है। मतलब क्या कर रखा है, उनके सारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए, ठीक है ना। आपने उसको हार्ट के लिए बाहर से सपोर्ट दे रखा है,
किडनी के लिए बाहर से सपोर्ट दे रखा है, लंग्स के लिए बाहर से मशीन के थ्रू सपोर्ट दे रखा है। क्या ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है? नहीं, फिर तो नॉन लिविंग है वो अकॉर्डिंग नहीं टू। लिविंग। नहीं, रोचिन मुंडी मतलब सर हिला रहे हैं कि सर नहीं, लिविंग है नॉन लिविंग है, क्या है बताओ? सर लिविंग है। लिविंग। क्यों? सब कुछ तो उसका काम कर ही नहीं रहा है, सब कुछ बाहर से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्रेन डेड है ना। हाँ, ब्रेन डेड है, तो जैसे कि हम लोग इट इज सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट लंग्स है, तो ऐसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड बोलते हैं। क्या ये इनसाइड ने सवाल पूछा आपसे, क्या ये लिविंग है नॉन लिविंग है? इनके पास तो कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस है नहीं, कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस इनके पास नहीं है, तो क्या लिविंग है नॉन लिविंग है? बताइए, जल्दी बोलो, अरे मुंह तो खोलो। सर कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए ब्रेन डेड कंसिडर करते हैं, लेकिन मैंने बोला सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, ठीक है? सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही पाई जाती है, और कॉन्शियसनेस सारे के सारे ऑर्गन में पाई जाती है। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होगा, कोई माइक्रोब्स वगैरह होगा, वो अटैक करेगा तो उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब अब भी वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, मतलब उस जो लिविंग को डिफाइन करने की क्राइटेरिया है कॉन्शियसनेस, उसके फेवर, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। ठीक है, आप थप्पड़ उठाओगे तो वो अपने आप को बचाव नहीं कर सकता, लेकिन जो और सारे काम है वो काम कर रहा है। इसलिए बोलते हैं यहां पर उनके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आरएस, वैभिका, निष्का, निष्का कैमरा ऑन कीजिए। आरएस, मेरी बात हाँ समझ सर। में आ रही है? हाँ सर। निष्का, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ बोलिए सर। मतलब कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉन डिफाइनिंग है ना? नॉट डिफाइनिंग। हाँ, ओके ओके सर। क्यों? क्यों कि जो इंसान, जो पेशेंट कोमा में है, इनके पास कहाँ है सेल्फ कॉन्शियसनेस? इनके तो ब्रेन तो डेड है, ये सही से तो किसी से बात भी नहीं कर सकता, या मतलब बात ही नहीं कर सकता वो, नहीं तो वो देख सकता, मतलब वो बेहोश पड़ा है। लेकिन उनके बॉडी के जो सिस्टम है, उनके सेल्स जो कुछ काम तो कर रहे हैं ना, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ठीक है? हार्ट बीट काम नहीं कर रहा तो उसको बाहर से हम लोग सपोर्ट कर रखे हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वैभिका, हाँ सर। अच्छा सॉरी, वैभवी, आ रही समझ में क्या? हाँ सर। अरे पार्वती, समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्योंकि कोमा वाले पेशेंट में नहीं है, लेकिन सारे में है। जब तक वो लिविंग है तो कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है ना? भले वो बेहोश पड़ा हो, लेकिन उसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस होगा। तो जो आंसर में लिखा है लिविंग और नॉन लिविंग, तो वहां पे आप लोग टिक कर लेना कि इट इज लिविंग। क्या कर लेना? टिक कर लेना कि सर ने जो बताया है वो क्या है? लिविंग है, ठीक है ना? भले वो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाए, लेकिन डेथ होने तक वो क्या है? लिविंग है। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है ना? सो इसमें इसका आखिरी पॉइंट लिखिए एक, तो मैं रेड से लिखता हूं। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस में जो बीच का पॉइंट हम लोगों ने कन्वर्सन किया, इसको मैंने नहीं लिख रहा हूं। सेल्फ कॉन्शियसनेस is not defining property, is not a defining property। ये वाला धन दौलत वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी को डिफाइन करता है, ठीक है? बट कॉन्शियसनेस, अच्छा इसमें लिखना एज इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाट वी कैन से कोमा पेशेंट, ठीक है ना? बट कॉन्शियसनेस, consciousness
is defining property as it is applicable to all living organism and have no any exception। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? सर। सच। हाँ। So self consciousness is only thought to be present only in human। क्लियर है क्या? यस सर। फिर बात समझ में, आप जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊं। जैसे लिविंग फिनोमेना आपके अंदर होती है ना, सेल के अंदर होती है, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो क्या वो एज इट इज प्रेजेंट होता है? क्या ये सेल के पास ऐसे प्रॉपर्टी जो ऐसा होता है? या कि जो आपका ऑर्गन है उनका हार्ट बीट करना ऐसा होता है क्या? अरे हार्ट बीट करना क्या ये उसकी हार्ट की अपना खुद की प्रॉपर्टी है या कुछ और चीज होती जो इसकी वजह से ये ऐसा हार्ट बीट होता है? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ? जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, लंग्स का काम होता है, क्या करते हैं उसको, इनहेल और एक्सहेल में काम करना, ये लंग्स की प्रॉपर्टी है या फिर कुछ और चीज होती है जो इसका ऐसा करवाता है? सर ब्रेन कंट्रोल करता है सब एक्टिविटीज। नहीं वो तो ठीक है, ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ क्या आप ये समझ रहे हो? जो मतलब ये सेल्स की वजह से हो रही है या फिर सेल के इंटरेक्शन करने की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है, लंग्स रिस्पायर और एक्सपायर कर रहा है, मतलब रिस्पायरेशन कर रहा है, या फिर ये लंग्स की प्रॉपर्टी है? नहीं मालूम? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये किसी ऑर्गेन्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो भी आपके पास ये लिविंग फिनोमेना दिखता है, जो भी आपको लिविंग फिनोमेना दिखता है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये ऐसे अपने आप में कुछ नहीं है। बेसिकली जो उसके अंदर के जो सेल्स अवेलेबल हैं, ऑर्गन्स के अंदर जो वो सेल्स अवेलेबल हैं, उनके इंटरेक्शन से होती है। बात समझ में आ रही है क्या? सारे के सारे लिविंग फिनोमेना जो भी होती है, ऑल दीज आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शन। क्लियर है क्या? सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट एज द कंस्टिट्यूएंट सेल, बट कि ऐसा होता है कि वो सारे के सारे सेल्स को मिला करके एक इंटरेक्शन शो करता है, जिनकी वजह से कोई खास प्रॉपर्टी हमें मालूम चलती, कोई खास फंक्शन हमें पता चलता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ। जो भी कंस्टिट्यूएंट सेल है उनके, हार्ट के सेल हैं, वो सब मिलकर के, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, अपना हार्ट का ही पार्ट है। अब ये कहेगा कि नहीं मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा, क्या वो हार्ट कांटेक्ट कर सकता है? मेरी मर्जी, मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना? नहीं कर सकता ना? तो वैसे कुछ होती है कि सारे के सारे सेल्स के इंटरेक्शन से ये फिनोमेना होती है, ये लिविंग प्रोसेस होती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट among the constituent cell। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो ना। ये जो आपको Yes, sir. ये जो आपको इंटरेक्शन दिखता है, ये किसकी वजह से दिखता है? ये कंस्टिट्यूएंट सेल के एक इंटरेक्शन से आपको ये फिनोमेना दिखती है। क्लियर है क्या? हाँ सर। सो जो आपके सेल के अंदर सेल ऑर्गेन्स है, क्या उनकी ये ऐसे प्रॉपर्टी है क्या? So we can say properties of cellular organisms means cell organelles are not present in the molecular constituent of the cell organelles, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से बना होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बना होगा ना। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है? तो मालूम चलेगा नहीं, ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर किसकी प्रॉपर्टी है? जो उसके अंदर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है, इन सब का एक इंटरेक्शन से वो सेल ऑर्गेनेल ऐसा काम करता है। मान लो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है,
ये वाला पार्ट कहे कि मैं जो मेरे कंपोनेंट है ये मेरा काम नहीं करेगा, आज के लिए छुट्टी में गया, आज लीव में गया है, आज ये हॉलीडे मना रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज काम करेगा? नहीं। अरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो क्या? कभी कभी टीचर की भावनाओं को समझ लेते हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं सर। आप हाँ मेरी सर। भावना की कदर करोगे तो मैं भी आप लोगों की भावना की कदर करूंगा। वैसे मैं करता ही हूँ, नहीं भी करूँगा तो भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो क्या? तो जो भी कुछ है ना ये अपने आप नहीं है इनका, ये इन सब अब सेल है तो सेल के इंटरेक्शन से क्या वो टिश्यू वाला काम मतलब ऑर्गन वाला काम करता है। अब सेल है तो सेल के अंदर, सेल भी तो किसी मॉलिक्यूल से बना होता है, बायोमॉलिक्यूल से बना होता है, तो ये उसके अकेले की वजह से नहीं होती, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन सारे के सारे मिल करके, सबके सब सेल मिल करके जो इंटरेक्शन कॉज करता है उनके वजह से वो सेल ऑर्गेनिल्स काम करते हैं। जब आप लोग एनसीईआरटी का जो कॉन्शियसनेस के जो लास्ट पैराग्राफ है ना, तो मेरी सारे पॉइंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि जो आपके पास जो दिस सेलुलर ऑर्गेनिल जो प्रॉपर्टी आपको दिखती है, दीज आर ड्यू टू द इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, यही प्रॉपर्टीज होती है, जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है ये इनका प्रॉपर्टीज अच्छी होती जाती है। और सबसे अच्छी कहाँ होती है? ह्यूमंस के अंदर। पर क्या करो, ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश, वो सिर्फ अपने को ही देखते हैं ना। अरे बोलो ना। यस तो सर। इन सब फिनोमेना को देखते हुए जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, एक फिनोमेना, दीज आर फिनोमेना विच आर ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लेक्सिटी ऑफ लेवल। मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, किंगडम पढ़ने वाले हैं, फाइलम पढ़ने वाले हैं, डिवीजन पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, जीनस पढ़ने वाले हैं और स्पेसिस पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी होती है उस हिसाब से इनकी फंक्शन के लेवल भी क्लाइमैक्स वाली होती है, अच्छी वाली होती है। क्लियर है क्या? सो इन सब फिनोमेना के बाद आप ये कह सकते हो कि दैट लिविंग ऑर्गेन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ कि ना। सेल्फ इवॉल्व भी होते हैं, हाँ कि ना। और सेल्फ रेगुलेट भी करते हैं। एन इंटीग्रेटिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये है लिविंग का फीचर्स जो आपको एनसीईआरटी के लास्ट के कुछ 5-6 लाइन में मिल जाएगा। मैं ये एनसीईआरटी की लाइन क्यों बोल रहा हूँ? कभी आपसे सवाल ऐसा बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप मान लो ये 4-5 पॉइंट आपको दे देगा, पूछ लेगा कौन सा रॉन्ग है, कौन। अच्छा, सवाल क्या बन सकता है? नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट रॉन्ग और रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है। आपसे सवाल पूछे कि नॉट इनकरेक्ट, क्या मतलब इसका? जो ट्रू है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग क्या समझ लेते हैं कि नॉट इनकरेक्ट का मतलब सवाल ने पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। तो बेचारा तीन जो सही था उनमें से एक सही देख लेता है, बाद बाकी दो को वो छोड़ देता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? कैमरा ऑन कीजिए, वैभवी कैमरा ऑन कीजिए। हाँ सर, वो सर आपका आवाज कट रहा था इसीलिए मैंने बंद कर हाँ सर। दिया कैमरा। तो निष्का आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ, तो नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट आपको ध्यान रखना है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब जो सही है वो पूछ रहा है, नॉट करेक्ट का मतलब क्या, जो रॉन्ग है वो पूछ रहा है, और नॉट रॉन्ग का मतलब जो करेक्ट है, जो राइट है वो पूछ रहा है, और पूछा है रॉन्ग तो रॉन्ग ही है वो। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। वैसे एनटीए वाले बहुत समझदार होते हैं ना, वो हाईलाइट ब्लैक कलर के मतलब हाईलाइट करके रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिले। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सो इसमें लास्ट पॉइंट लिखिए। सो ये हो गया, हैज नो एनी एक्सेप्शन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ये आप लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग में हम लोगों ने क्या देखा?
लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। हम लोगों ने ये देखा है ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और कॉन्शियसनेस पाई जाती है। सही बोला क्या? हाँ सर। ये हाँ सर कौन बोला? नहीं सर। निष्का। क्या यार, मैंने बोला कि नॉन लिविंग वो ऑर्गेनिज्म होती है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और क्या पाई जाती है, कॉन्शियसनेस। तो निष्का ने बोला हाँ सर। बेटा सुन लिया करो ना। हाँ, तो लिविंग और नॉन लिविंग में एक डिफरेंस क्या हो अपने पास, इनके पास क्या होगी जनरली, मतलब जो मोस्टली जो अवेलेबल है वो क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, हाँ कि ना? तो मेरे पॉइंट का आप लोग ध्यान से सुनो वरना फंस जाओगे। मैं तो अपने पॉइंट सही कर लूंगा लेकिन आप फंस जाओगे, ठीक है ना? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सब सुन लो सर ने क्या कहा तब हाँ या ना कहो। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीन इनके प्रॉपर्टी हो गया, हाँ कि ना? और इसके अंदर सिर्फ क्या होती है, ग्रोथ ही होती है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही क्या? तो इसको हम लोग नहीं लिए हैं, इसको लिए हैं, इसको लिए हैं और इसको लिए हैं। इनके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इनके अलावा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। हाँ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से को छापिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक समझते हैं। जल्दी करो। आप लोग ना ब्रेकफास्ट करके बैठे हो ना? एज द लिविंग ऑर्गेन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। सो ऑर्गेनिजम्स आर वह भाभी आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। बाद में शिकायत तो नहीं करोगे सर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं? नहीं। पक्का? हाँ। हाँ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप लोगों के टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपको और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, सेल्फ इवॉल्विंग भी होगा, हाँ कि ना? और क्या होगा बोलिए? सेल्फ रेगुलेटिंग। इन्हीं सब फिनोमिना की वजह से, इन्हीं सब फिनोमिना की वजह से एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन शो करता है और होम्योस्टेसिस शो करता है। अभी सर दो नया कौन कौन सा टर्म ले लिया आप? हम तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी नया टर्म कहाँ से लेके आ गए? ऐसा है क्या? हाँ जी पार्वती। नहीं सर। हाँ, वैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस और एडेप्टेशन। सो क्या लिखा मैंने, सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेशन लिख दिया ना, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, interactive system which are capable of responding external stimuli। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ। और यहाँ तक आप लोगों ने लिखा? यहाँ तक आप लोगों ने लिखा? यस सर। हाँ सर। कौन रह गया? रोचे सर एक बैक बेंचर, जल्दी करो।
जब आप लोग पहले क्लास में पीछे बैठते थे आगे बैठते थे? अरे जब स्कूल लास्ट टाइम किए थे तो शुरू के डेस्क में बैठते थे या फिर लास्ट में? सर शिफ्ट होते थे। मतलब सर रोटेशन होता था। अच्छा, रोटेशन। ये स्कूल की तरफ से अपने तरफ से? स्कूल। अच्छा, लेकिन हम तो कभी पीछे बैठते ही नहीं थे अपने टाइम में। मैं कभी बैठता ही नहीं था, मतलब फर्स्ट तो नहीं, कभी जगह नहीं मिला तो फर्स्ट में बैठ जाते थे, वरना सेकंड थर्ड ये सेकंड थर्ड रो थोड़ा ठीक होता है, प्रॉपर लोकेशन होती है, सही से आपको पूरा बोर्ड दिखेगा, ठीक है ना? आप लोग तो कितने 40-50 बच्चे के बीच में बैठ पड़े हो गए? हाँ जी, हाँ सर। हम लोग 300 साढ़े 300 बच्चे के बीच में पढ़े हैं। कितने? 400 के बीच में पढ़े हैं। सो थोड़ा आगे बढ़े क्या? सो वी कैन से आपके पास एडेप्टेशन है ना, एडेप्टेशन ये भी एक लिविंग का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एंड होम्योस्टेसिस, कौन सा स्टेसिस? अरे कौन सा स्टेसिस? होम्योस्टेसिस, मतलब मैं बोलूंगा लिखूंगा तभी बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं तो वैसे सुन के नहीं बोल सकते हैं। होम्योस्टेसिस आर ऑल्सो very important characters of living organism, very important characters of living, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है क्या? एडेप्टेशन क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मान लो वो अपना कंडीशन चेंज नहीं कर सकता। मान लो आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर बहुत हल्ले गुल्ले, बहुत शोर शराबे होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आपको उस हल्ले गुल्ले में, उस शोर शराबे में पढ़ाई नहीं होती है, नहीं आप वहाँ छोड़ के कहीं जा सकते हो। आपको उसी माहौल में एडप्ट करना पड़ेगा और आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग पता नहीं कितना भी डीजे बज रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो पढ़े जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं पढ़ाई किया जा रहा हूँ। तो इस तरीके से बोलते हैं एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं मार्शी लैंड में। अब मान लो उसके पास कोई रहने का जगह नहीं है, अब वहां से वो आ नहीं सकता, तो उसको उसी एनवायरनमेंट में, मार्शी लैंड में, जिसको बोलते हैं मीथेन गैस से भरा हुआ होता है, उसको वहीं पे एडप्ट करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, वो एडेप्टेशन के लिए क्या क्या बना रखा है? न्यूमेटोफोर्स बना रखा है। आप लोग कहाँ पढ़ोगे इसको? मॉर्फोलॉजी में, 5वें चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? वहां पे आपको बताया कैसे कैसे एडेप्टेशन होता है, ठीक है? तो इस तरीके से एडेप्ट करते हैं, ठीक है? कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ फिशेज होते हैं, तो ये सब के सब इस तरीके से एडेप्टेशन करता है। बस समझ में आ रही है? कुछ पोलर आइस में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठंड तो उसे भी लगती होगी ना, लेकिन उसने कुछ उसके लिए एडेप्ट कर रखा है। मान लो क्या कर रखा है, स्किन के बीच में कुछ फैट क्यूटिकल्स की फॉर्मेशन कर रखा होगा, ताकि वो, अच्छा फैट्स क्या होती है? इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। किसके तौर पे काम करती है? इंसुलेटर। हीट को पास होने दे, मतलब कि हीट या कोल्ड को पास होने नहीं देगा, तो इस तरीके से उसको कोल्ड से बचा कर रखेगा। हाँ कि ना? जो आइस वगैरह में मछलियां वगैरह रहती है वो कैसे जिंदा रहती है? मतलब बर्फ बन के खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहता है। क्यों? कि उनके पास इस तरीके का एडेप्टेशन होती है। तो आपको एडेप्टेशन समझ में आया क्या? किसी भी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरमेंटल कंडीशन से कॉप अप करने के लिए उनको एडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है? मान लो कोई माइक्रोब्स है, अब हम लोगों ने क्या किया? एंटीबायोटिक लिया। हम लोगों ने क्या लिया? एंटीबायोटिक लिया। अब हम लोग एंटीबायोटिक लेंगे तो माइक्रोब्स खत्म हो जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, बहुत मतलब चालाक होता है। तो जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हो ना, तो ठीक है, 1-2 मर सकता है, या फिर जो इनिशियली मर जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम वो अटैक करेगा ना, वो चेंज होके आएगा। मतलब इस तरह से चेंज होके आएगा कि उन माइक्रोब्स का, मतलब उन एंटीबायोटिक्स का उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे को बोलते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उसको एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हो गया एक तरह का एडेप्टेशन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या? कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो भी है, मान लो आपका
मुझे कौन बताएगा? मतलब मुझे बात बात से ना आप लोगों को सवाल अच्छा पूछने का मौका मिलता है। आर्यस आप बताइए, अपना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? सर घबराइए 25 मत, घबराइए मत, डरिए मत, बेफिक्र होकर बोलिए। सर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ना। 25? हाँ सर। 25 बोला? 25? हाँ सर 30 होगा सर। 30, ओके। निष्का आप बताइए। सर 97 फ़ारेनहाइट। 97, 98, ओके। वैभवी आप बताइए। सर 35 डिग्री वगैरह। ओके। रोचिन आप बताइए। सर 97 के आसपास। कौन सा? 97 के आसपास। सर मैं सेल्सियस में बोल रही हूँ। 97 के सेल्सियस? नहीं नहीं 35 वगैरह। अच्छा, पार्वती आप बताइए। सर 37 सेल्सियस कह रहा हूँ। चाहे आप 97, 98 फ़ारेनहाइट बोलो या फिर 37 डिग्री सेल्सियस बोलो, ठीक है। तो ये इनको मेंटेन करना। अब अपने पास क्या है? बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ब्लड भी है, मैं ज्यादा बॉडी नहीं है, तो जो ब्लड वेसल्स है ना, इसमें खून तो बहेगा ना, तो खून की भी कुछ ना कुछ ऑस्मोलिटी होगी, कुछ ना कुछ उसका एसिडिक कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ उनका कंसेंट्रेशन होगा। इन सब चीज को मेंटेन रखना ताकि सेल और बॉडी एक प्रॉपर वे में, एक कम्प्लेक्स, एक अच्छी तरीके से काम कर सके, इसलिए इन सबको मेंटेन करना पड़ता है। सो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोस्टैटिस। होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब जो स्टैटिक कंडीशन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? वैसे होम्योस्टेसिस आपको दोबारा मिलेगा कहाँ पर? 12th के इकोलॉजी में। कौन सा इकोलॉजी में? 12th के इकोलॉजी में। इकोलॉजी में 4 चैप्टर हैं जहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ेंगे, फिर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सारा चीज वो बताया जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक लेके आप लोग, ये आप लोगों ने लिख लिया था क्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए आप लोग व्हाट वी कैन से डाइवर्सिटी इन लिविंग। एक तो हम लोगों ने पूरा यूनिट है, उसके अंदर यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर छोटा सा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। यार हम लोग का टाइम ऐसे बहुत चला जाता है ना बात करने में, मतलब डिस्कस करने में चला जाता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, हाँ। जैसे हम लोगों ने इनिशियली बात किया था, क्या बात किया था बताइए? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से एक टर्म आता है क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। कोई इसको डिफाइन कर सकता है क्या? बायोडाइवर्सिटी, एनीवन? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जल्दी बताइए। सर डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, गुड। चलो कोई नहीं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट, या टर्म है डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब चाहे प्लांट्स देखो, तुर्की बर्ड्स देखो, ह्यूमिंग बर्ड्स देखो, पेंगुइन देखो, एनिमल्स देखो, टाइगर देखो, जो कुछ भी दिखता है, एलिफेंट देखो, स्नैक देखो। कुछ स्नैक ऐसे होते हैं जो काटने वाले बहुत जहरीले होते हैं, कुछ बिना जहर का होता है, ठीक है। ह्यूमंस को देखो, एलिफेंट को देखो, शार्क को देखो, डॉल्फिन को देखो। और डॉल्फिन दोस्त एक ह्यूमन का फ्रेंड जैसा होता है, हाँ कि ना। और क्या बोला जाए आपको? और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जो आपने नहीं देखा है, जो आपने नहीं देखा है। वैसे आप लोगों ने बचपन में डिस्कवरी वगैरह में देखा होंगे, अगर डिस्कवरी से इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग तो।
तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, मछलियां हैं, प्रॉन है, और केटला है, रोहू है, इस तरीके से झींगा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स भी है, रात की रानी होती है, रोज होता है, और क्या होता है, सनफ्लावर होता है, जैस्मिन होती है, और क्या होता है, इस तरीके से आपके पास बहुत सारी प्लांट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। क्लियर है क्या? जब आप लोग इस एनवायरनमेंट को जब देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि देयर आर 30 मिलियन स्पीशीज व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। कितना बोला मैंने? 13 million. 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़ स्पीशीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जिनमें से अभी भी बहुत सारे ऑर्गेन के बारे में जानना बाकी है। मतलब जितना अपने पास अवेलेबल है इस यूनिवर्स पे, हम लोग कुछ ही जान पाएंगे। जिनमें से उन 30 मिलियन स्पीशीज में से सिर्फ अब तक हम लोग जो जानते हैं, जिनका नाम पता है, जिनको हम लोग देखते हैं, वो कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। क्लियर है क्या? द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, क्या मतलब? जिनके बारे में जानते हैं और जिनके अब तक डिस्क्रिप्शन हो चुका है, मतलब जिनका नाम लिखा जा चुका है, जो अपने रिकॉर्ड में अवेलेबल है, जिनको हम लोग जानते हैं, देखते हैं। इनकी रेंज कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, जिनमें प्लांट्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और एनिमल्स भी हैं। मीन्स मोनेरन्स भी है, प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, प्लेंटी भी है, और एनिमेलिया भी है। क्लियर है क्या? एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको। क्या पूछता हूँ? एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये है, द नंबर एंड टाइप ऑफ, ये टाइप कहाँ से आ गया? द नंबर ऑफ स्पेसीज which are known and described, रेंज, पहला ऑप्शन दे रहा हूं 1.9 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 1.7 to 1.8, ये एग्जैक्ट पता नहीं, और सी आपके पास है 1.6, और आपका है डी 17 मिलियन। बताइए कौन सा होगा? बताइए। सर बी। और 1.9. किसने बोला 1.9? निष्का. क्यों? आगे और बोलिए, चले कोई नहीं, मैं बाद में करूँगा क्यों बोले आपने। बी सर. सर बी 1.7 to 1.8. आर्यस, वह भाभी आप बताइए बी सर. क्यों? 1.7 to 1.8 दिया एनसीआर. अच्छा, एनसीईआरटी ने दिया है। निष्का आपने क्यों बोला 1.9? मतलब अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने पॉइंट आपको बताया कि द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, वो कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज है। ठीक है, और टोटल एग्जिस्ट कितना करता है? 30 मिलियन स्पेसीज। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये नीट 1 2020 का क्वेश्चन है, और उसमें आंसर ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। निष्का बेटा, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया ना, हाँ सर. तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसी पे सवाल पूछा आपको और आपने गलत कर दिया। ठीक है, सो ये नीट दो बार हुआ था ना, एक जो कुछ लोगों के लिए जिनका नीट छूट गया था, उनके लिए दूसरी बार नीट हुई थी। ये 20 में 2 बार नीट हुआ था। नीट 1 में सवाल पूछा गया था, जो कितना बेसिक सा सवाल पूछा जाता है, और ये सवाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है,
चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट डाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी अगर समझना हो तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, the number and types of organism is called, or नहीं, present on earth, present on earth is called so का मतलब बायोडाइवर्सिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो यार। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और एग्जिस्ट ऑन अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है? अरे बोलो ना यार। यस सर। हाँ जल्दी इसको लिखो आप लोग। ये आप लोगों को लिखना है ना, नीट 2020 का नीट 1 का क्वेश्चन था, और आंसर कौन सा था? बी वाला था, और उसमें दिया हुआ था ये वाला ऑप्शन 1.7। ठीक है? अरे लिखा के नहीं पॉइंट बताओ। हाँ सर। पक्का? सर एक सेकंड। सर डन। डन। आगे बढ़ू क्या? हाँ सर। ये क्वेश्चन था, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है 30 million in total, we can say total number, NO और डॉट का मतलब क्या है? नंबर है। आप लोग पूरा फुल लिखना। टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ, वो कितना है? 30 मिलियन स्पेसीज हैं। 30 मिलियन। बात समझ में आ रही है क्या आपको? और इसका हाँ मतलब सर। 30 और 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 300 लाख कहो या 3 CR करो, 3 करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ 300 लाख या 3 करोड़ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है? अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कब तक हम लोग इनकी अकेले अकेले स्टडी करते रहेंगे? कब तक इन सब को हम लोग अकेले अकेले एग्जिस्ट करते रहेंगे? बताइए। इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर सके। हाँ कि ना? मतलब किसी एक ग्रुप को स्टडी कर लें तो सारे का मालूम चल जाएगा। हाँ कि ना? अब मान लो मैंने कहा किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट है, और क्या है? न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, तो क्या हमको सारे के सारे मोनेरन्स के बारे में जानना जरूरी होगा? बताइए। नहीं। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको INC करवाते हैं, मतलब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। हाँ, आउट ऑफ विच, जिनमें से आउट ऑफ विच 1.7 to 1.8 million species, what we can say, that are known and described। बात समझ में आ रही है क्या आपको?
दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब। अगर 1.7 दिया रहे तो ठीक है, या 1.8 दिया हुआ है तो ठीक है, उसके अलावा कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन एंड डिस्क्राइब, और इन्हीं के नाम लिखे जा चुके हैं। डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, सब कुछ इनका डाटा अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। हाँ सर। हाँ, इनिशियली हम लोगों ने जो एक टर्म लिखा था टैक्सोनॉमी, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, हाँ कि ना। किसकी बात करते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। कौन सा नॉमी? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। सर ने बताया था हमें टैक्सोनॉमी के बारे में, क्या बताया था मैंने सर ने, बताइए। टैक्सो एक अलग टर्म है, नोमी एक अलग टर्म है, ठीक है। जल्दी से आप लोग उसको डिस्क्राइब कीजिए, क्या होता है taxonomy? आइडेंटिफिकेशन, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। बताइए, रोचिन बताइए। ये जो टर्म है आपके पास, मैंने पहले बताया था कहाँ से है, टैक्सिस से आया, वैसे मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। टैक्सिस ये आया कहाँ से, नोमोस से आया है। नोमोस का मतलब क्या होता है, बताइए। नोमेनक्लेचर। हाँ, नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर लो होता है ना। और टैक्सिस का मतलब क्या होता है इधर, ये टैक्सी नहीं, टैक्सी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो हम लोगों ने वहां पे डेफिनेशन लिखा था वो भी सही था, उसके बाद वाला जो लिखा था वो दोनों सही, ठीक है। सो इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन के दौरान कौन कौन से हम लोग हथकंडे अपनाएंगे, कौन कौन से हम लोग तरीके अपनाएंगे, उन सारे रूल्स वगैरह सब कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अरे तुम लोगों को तो पता होगा ना यार, सिर्फ इसको पता नहीं होगा क्या बोलते हैं, वह भाभी को पता नहीं होगा, पर वो भी पढ़ रखे हैं, उन्हें भी पता होगा। हाँ बेटा। हाँ सर। वह भाभी हाँ सर। बोलिए, पता है ना? अरे बोलो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा यार, और नेक्स्ट टेस्ट में ना ये भी लिविंग वर्ल्ड भी आएगा, ध्यान रखना। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बोलो ना। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, वो चीज जहां पे इन लॉज के बारे में पढ़ते हैं, इन लॉज को यूज करते हुए पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने पीछे आपको सारा डेफिनेशन लिखा रखा है। तो दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, एंड दिस टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, कोई है जो मुझे बताएगा? अरे बोलो यार। लीनियस, कैरोलस लीनियस। ये बोला एपीडी केंडोले। किसने बोला, किसने बोला, लीनियस किसने बोला? मैं निष्का। क्यों बेटा, आपने क्यों लीनियस का नाम क्यों लिया? इसका मतलब रिवाइज नहीं करता है ना, बताइए। रिवाइज नहीं करते आप लोग क्या? रिवाइज कौन कौन किया है, कौन कौन नहीं किया है, कौन किया है बताइए। सर मैंने किया है। रोचन नहीं किया किया है? है सर। किया है। निष्का आपने नहीं किया है? करा है। तो ऐसे करेंगे या रिवाइज आप कैंडल को लीनियस बना देंगे। बताइए आरएस, आपने रिवाइज किया है? आरएस यस सर। आपने रिवाइज किया है? हाँ सर। रिवाइज किया है कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। मैं पूछूंगा, ध्यान रखना फिर। सो दिस टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, पहले भी लिखा चुका, मैं दोबारा लिखा रहा हूं।
जिनका लिखा हुआ छोड़ सकते हैं वो। गिवन बाई ए, वैभवी आपको पता है क्या? वैभवी? सर नहीं। हाँ, नाम है APD कैंडोले। कौन सा कैंडोले? अरे कौन सा एक डोले रे डोले रे गाना है ना, तो डोले से आप लोग कैंडोले याद रखना, ठीक है ना? अरे बोलो ना, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ सर। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है क्या? एक ही को मेरी आवाज पहुंच रही है? सो टेक्सोनोमी वाज गिवन बाय APD कैंडोले और APD कैंडोले। मतलब आप लोगों को नाम तो याद नहीं हुआ है। फिर आप ही लोग कहोगे सर बायोलॉजी क्या रटना पड़ेगा? क्या बायोलॉजी रटने की चीज है? आप रिवाइज ही नहीं हो तो आपको रटना ही पड़ेगा। मैंने तो इसका नाम कभी नहीं रटा है, बस मुझे बोल बोल के इतना बोला मैंने कि मैं जुबान पे ही रहता है ये। तो कभी इसके नाम से हम लोग डोलेडे बोल लेते हैं। अरे हाँ कि ना? अरे डोलेडे गाना इसमें भी तो है, क्या बोलते हैं उसको, 3 इडियट में जब उसका वो होता है, बच्चों का स्टूडेंट्स का रैगिंग होता है। देखा क्या 3 इडियट आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ, तो उसमें जहाँ बच्चों का स्टूडेंट्स का रैगिंग होता है तो वहाँ पर इसी गाने तो डांस करवाता है शायद, ऐसा कुछ मुझे याद है, पता नहीं याद है मतलब सही बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ नाम क्या है? APD कैंडोले। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं साथ में एक बार नहीं 10 बार बोलो। सब बोलो साथ में। APD कैंडोले। अरे एक बच्चे को मैंने सबको बोलने के लिए बोला ना। माइक ऑफ है आप लोगों का, माइक ऑन कीजिए और सबके सब बोलिए APD कैंडोले। सब बोलिए, आर्यस, निष्का, वैभवी। APD कैंडोले साथ में बोलो। APD कैंडोले। एक बार नहीं 5 बार बोलो। APD कैंडोले। कैंडोले। मैंने 5 टाइम्स बोला है। अरे बोलो यार, शर्माना किस चीज का है? कोई कंपटीशन थोड़ा चल रहा है आप लोगों को। अरे बोलो यार। APD कैंडोले। मतलब मैं बोलने में शर्मा नहीं रहा हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों शर्माते हो। कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है, आप लोगों का फिल्म कहीं पब्लिश होने वाला है, इसलिए लोग ऐसे शर्मा रहे हो। शर्माओं को तो जुबान में खुद ब खुद वो नाम नहीं आएगा। आपका ब्रेन भी आपको, जब आप लोग ऐसे हरकतें करते हो ना, आपका ब्रेन भी आपके साथ होता है उस टाइम। कहता है कि जब ये शर्माता मैं इसके जुबान पे, मैं इसके माइंड पे क्यों रहूँ, मैं इनके दिमाग में क्यों स्टोर रहूँ जब ये बोलने से शर्माता है। तो ये मैं हकीकत नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। जैसे आप रिस्पॉन्स शो करते हो ना, मान लो कोई चीज़ आपको पता होती है और आप उसको बोलते कि मुझे नहीं पता, आप उसमें झूठ बोलते हो, फिर वो ब्रेन सोचता है कि जब इनको याद होता हुआ है ये जब यूज नहीं कर रहा है तो सोचता है कि आई थिंक कोई यूजलेस चीज होगी, कोई यूजलेस चीज हो गया, उसको वो डस्टबिन में फेंक देता है और फिर आपको याद नहीं रहता वो। जैसे आप करोगे वैसे आपका ब्रेन आपका काम करेगा। एक बार ने 10 बार बोले कि APD कैंडोले। इसने एक किताब लिखा था, नाम था थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनी का। आगे बढ़ूं क्या मैं? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ, उसने एक किताब लिखा था जिसमें उसने सारे के सारे चीज का डिस्कवर किया था, सब कुछ उसने डिस्क्राइब किया था। सो इसी के बारे में एक बुक लिखी गई थी, बुक रिटन बाय कैंडोले। आप लोगों ने कैंडिड कोई चॉकलेट है वो भी खाया होगा, तो नाम कैसे भूल सकते हो आप लोग? और उस बुक का नाम क्या है? थ्योरीज एलिमेंट्री अरे हाँ कि ना? डी ला बॉटनी का, डी अलग है, ला अलग है, ठीक है? बोटनिका। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको हम हाँ लोग सर।
कॉमन टर्म पे बोलते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी बोलते हैं। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एमएन सर बताइए। अरे कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? जल्दी बताइए। एरिस्टोटल। सबको याद है क्या? अरे रोचिन बताइए, निष्का बताइए, आर्यश और कौन सा भवी है ना, वह भवी बताइए। आप लोग तीनों मतलब ना गेस्ट की तरह कैमरा ऑफ रखे हैं तीनों, निष्का भी, आर्यश भी और वह भवी, दोनों तीनों। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, गेस्ट बन के नहीं आए हैं, समझ रहे हो क्या? वी आर नॉट द गेस्ट, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? फादर ऑफ बायोलॉजी सबको पता है क्या? जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। जल्दी लिखिए, एरिस्टोटल। ये वाला टोटल नहीं, ये वाला टोटल है, एरिस्टोटल। ठीक है, जल्दी लिखो आप लोग। अरे लिखा क्या? यस सर। हाँ, नेक्स्ट लिखो फादर ऑफ बॉटनी। अच्छा, जहां पे लिखा है एरिस्टोटल नहीं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जिनका लिखा हुआ वो मत लिखिए, जिनका नहीं लिखा हुआ वो लिखिए, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फादर ऑफ बॉटनी, उसमें लिखिए थियोफ्रेस्टस। कौन सा टस? कौन सा फ्रेस्टस? थियोफ्रेस्टस। कौन सा फ्रेस्टस? थियोफ्रेस्टस। अरे बोलो ना, कौन सा फ्रेस्टस? थियोफ्रास्टस। अरे शर्मा क्यों रहे? बोलो ना यार, जब मैं शर्मा नहीं तो आप लोग क्यों शर्माओगे? बोलो, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, और इसको हम लोग फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी, एंशिएंट टेक्सोनॉमी, हाँ कि ना? टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी बोलते किसको? थियोफ्रेस्टस को। अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। बोलोगे क्या आप लोग? अरे बोलो तो। फिर हम लोग बात करेंगे अर्नेस्ट मेयर के बारे में। इसको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। हम लोग आगे आएगा तो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना? सो इन दिस हम लोग क्या करते हैं,